हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 25। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और इसके अलावा इतिहास शिक्षण, भूगोल शिक्षण की भी लिंक मिलेगी और टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं। तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल शिक्षण में प्रयोजना विधि का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? एक उदाहरण की सहायता से इसका वर्णन कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में और 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें देखना है प्रोजेक्ट विधि के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। ये दूसरा प्रश्न है इसी से संबंधित। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रयोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। उत्तर है प्रोजेक्ट विधि को जॉन डीवी के शिष्य WH किलपैट्रिक ने जन्म दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? किलपैट्रिक से। और दोस्तों, ये आपका टेट सुपर टेट में भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको ये ऑप्शनल करके दे देगा कि प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। तो उसमें कई ऑप्शन देंगे, उसमें जॉन डीवी भी रहेंगे, किलपैट्रिक भी रहेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कन्फ्यूज करने के लिए। तो एक तरह से ये आपका सही उत्तर क्या होगा कि जॉन डीवी के शिष्य हैं किलपैट्रिक। इन्हीं ये जो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं, उनके अनुसार प्रोजेक्ट वह क्रिया है जिसमें संपूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें कि इनका क्या कहना है कि प्रोजेक्ट एक क्रिया है जिसमें पूरी संलग्नता के साथ, पूरे समर्पण के साथ कह सकते हैं, सामाजिक वातावरण में अपने लक्ष्य को पूर्ण किया जाता है। और स्टीवेंसन ने प्रोजेक्ट को एक समस्या मूलक कार्य बताया जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये लाइन भी याद रखिएगा कि प्रयोजना विधि के बारे में स्टीवेंसन ने क्या कहा। स्टीवेंसन ने प्रोजेक्ट को एक समस्या मूलक कार्य बताया और साथ ही अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत इसको पूर्णता प्राप्त होती है, ये भी बताया। तो इस विधि में छात्रों को समस्या पूर्ण कार्य दिया जाता है। उद्देश्य का स्पष्टीकरण भी छात्रों को कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें, ये जो समस्या पूर्ण कार्य होता है ये शिक्षक के माध्यम से छात्रों को सौंपा जाता है और इस समस्या के समाधान के लिए ही वो प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं। समस्या कार्य का सफल संपादन स्वाभाविक पृष्ठभूमि में कराया जाता है। शिक्षक छात्रों का मार्गनिर्देशन करता है तथा समय समय पर आने वाली समस्याओं का निवारण भी करता रहता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किससे संबंधित होता है? किसी एक समस्या से संबंधित होता है और शिक्षक यहाँ पर निर्देशन के माध्यम से अपने छात्रों को समझाता है और जो धीरे धीरे मार्ग निर्देशन तो करता है, ये साथ ही उसमें जो भी समस्याएं आती हैं उसका निवारण भी करता रहता है। छात्र बताए हुए उद्देश्यों के अनुकूल कार्य करते हैं। यह विधि छात्रों की क्रियाओं को अधिक महत्व देती है तथा इसमें कार्य प्रणाली का ज्ञान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो चूँकि दोस्तों, यहाँ पे छात्र स्वयं करके सीखने का कार्य करते हैं और साथ ही वो अपनी क्रिया के माध्यम से समस्या का समाधान करते हैं, तो एक तरह से यहाँ पर जो क्रिया होती है वो छात्र केंद्रित होती है। छात्रों को कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है और अधिकतर कार्य ऐसे होते हैं जिनका संबंध उनकी तत्कालीन अवस्था से होता है। प्रोजेक्ट सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें बालक के आत्मविश्वास, धैर्य, ज्ञान आदि गुणों का विकास होता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट सोच लेने चाहिए जिन पर बालकों को कम काम करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो जो भी प्रोजेक्ट छात्रों को सौंपे जाते हैं वो सामूहिक भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें
इसमें छात्रों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो विकसित ही होता है, साथ ही उनके अंदर धैर्य यानी कि पेशेंस और विश्वास यानी कि फेथ जिसे हम कहते हैं बिलीव, ये सारी चीज़ें उनके अंदर, ये सारे गुणों का विकास होता है। उनका ज्ञान तो बढ़ता ही है चूँकि वो खुद से करके सीख रहे हैं। अब यहाँ पर आगे हम देखें तो संपूर्ण पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट सोच लेने चाहिए जिन पर बालकों को काम करना है। तो दोस्तों ये शिक्षक का दायित्व होता है कि वो अपने छात्रों को किस तरह के कार्यों में, किस तरह के समस्या मूलक कार्य सौंपे, उसके लिए शिक्षक अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को ये सारे कार्य सौंपता है। आगे हम देखें, यहाँ पर देखें बालक के इस विधि में क्रियाशील रहता है तथा अतः उसके कार्य में रुचि तथा संतोष रहता है। मकान, कारखाने, स्कूल, स्टेशन, खेल आदि का मॉडल बनाना, घटिया मानव जीवन आदि का चित्र बनाना, संग्रहालय चलाना, भ्रमण द्वारा ज्ञान का संग्रहण करना, कृषि दुकान, बाजार, प्रदर्शनी आदि के भौगोलिक प्रोजेक्ट छात्रों के लिए दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन कौन से कार्य छात्रों को सौंपे जाते हैं कि किस तरह, जिस तरह से छात्रों की रुचि होती है उसी के अनुसार ही उनके सामने समस्या रखी जाती है और उस समस्या के समाधान से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य छात्रों को सौंपे जाते हैं। तो जिसके अंतर्गत अगर देखेंगे हम तो मकान, कारखाने, स्कूल, स्टेशन, खेल आदि का मॉडल बनाना रहता है छात्रों को, किस तरह से इन सबको बेहतर से बेहतर तरीके से रखा जा सकता है, बनाया जा सकता है, इसके बारे में। और साथ ही यहाँ पर घटिया मानव जीवन का चित्र बनाना, संग्रहालय चलाना, भ्रमण द्वारा ज्ञान का संग्रह करना, कृषि दुकान, बाजार, प्रदर्शनी आदि भौगोलिक प्रोजेक्ट छात्रों को दिए जा सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, छात्रों के लिए शिक्षक के माध्यम से चुने गए उनके पाठ्यक्रम से जो संबंधित होते हैं वही प्रोजेक्ट उनको दिए जाते हैं। तो इस विधि की सफलता शिक्षक की योग्यता तथा युक्तिपूर्ण पर निर्भर है। किसी प्रोजेक्ट को आरंभ करने से पहले सावधानी पूर्वक उसकी योजना बना लेनी चाहिए। तो दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट शिक्षक के माध्यम से छात्रों को सौंपा जाता है उसमें जो भी प्रोजेक्ट कार्य है उसमें आरंभ करने से पहले उसमें सावधानी रखनी चाहिए और एक तरह से उसमें योजना बना लेनी चाहिए और छात्रों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों एक तरह से ये सारा जो प्रोजेक्ट का कार्य है वो शिक्षक छात्रों से तो करवाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें शिक्षक का दिशा निर्देशन रहता है। तो एक तरह से शिक्षक के इसमें छात्रों का पूरा सहयोग करता है और उन्हें प्रत्येक के स्टेप पर निर्देश देता है कि वो किस तरह से कार्यों को करे। तो इस विधि द्वारा छात्रों में अपने भाव प्रकट करने की शक्ति का विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक छात्रों को निर्देश तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वो स्वतंत्रता भी देता है कि वो अपने विचारों, अपने भावों को खुलकर प्रकट कर सकें। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा। अब हम देखें प्रोजेक्ट के पद। इसमें प्रोजेक्ट के पद निम्नलिखित है। तो पहला इसमें है, देखिए हम पहला है प्रोजेक्ट का चयन। सबसे पहला कार्य इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट का चयन करना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया यही बस आप समझना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के पद, ये हेडिंग याद रखनी है, उसके अंतर्गत जो भी पॉइंट आ रहे हैं उसको याद करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रोजेक्ट का चयन करना। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें छात्र स्वयं योजना बना ले। इस प्रकार से छात्रों द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रोजेक्टों पर स्वतंत्रता पूर्वक छात्र एवं शिक्षक मिलकर विचार विमर्श कर ले। जहाँ तक हो सके छात्रों को स्वयं ही प्रोजेक्ट के चयन का अवसर मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षक के माध्यम से प्रोजेक्ट तो छात्रों के लिए निर्देश देने का कार्य करते हैं शिक्षक, लेकिन यहाँ पर अगर जो भी छात्र हैं वो स्वयं प्रोजेक्ट का चयन करें, ऐसा अवसर शिक्षक के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि छात्रों में सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित हो। तो ये प्रोजेक्ट का चयन पहला पद हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा, रूपरेखा तैयार करना। तो प्रोजेक्ट के विषय में रूपरेखा तैयार करना दूसरा यहाँ पे पॉइंट रहेगा। तो परियोजना के चयन के पश्चात उसे पूर्ण करने के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए। कार्यक्रम यानी कि रूपरेखा तैयार करना है। यहाँ कार्यक्रम के निर्धारण में छात्रों को विचार विमर्श के लिए पूर्ण छूट होनी चाहिए। तो एक तरह से छात्र अपने विचारों को रख सकें अपने शिक्षक के समक्ष, इसकी उन्हें पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। निश्चित रूपरेखा तैयार होने पर विभिन्न उत्तरदायित्व भी छात्रों में उनकी योग्यता अनुसार
बांट देनी चाहिए और इस सब का उल्लेख करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि जो प्रोजेक्ट कार्य होगा वो सामूहिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है। तो अगर सामूहिक प्रोजेक्ट कार्य की बात करें तो शिक्षक को यहाँ पर उत्तरदायित्व, जो अलग अलग छात्र जिस भी फील्ड में रुचि ले रहे हैं उसमें उनके उत्तरदायित्वों को बांट देना चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार, और उसका उल्लेख भी करना चाहिए। तो ये आपका हो गया 2.3 पॉइंट पे देखें हम, कार्यक्रम का क्रियान्वयन। ये आपका तीसरा, पहला पॉइंट क्या था, प्रोजेक्ट का चयन, दूसरा है रूपरेखा तैयार करना, तीसरा क्या है, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। जो रूपरेखा यानी कि जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी उसको क्या करना है, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना है। तो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के बाद प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे पहले रूपरेखा तैयार कर ली गई है, अब जो भी रूपरेखा तैयार की गई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। यानी कि कार्यक्रम के जो भी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य आ रहे हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। जिन छात्रों को उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं वे पूरे करने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी उत्तरदायित्व शिक्षक के माध्यम से छात्रों को सौंपे गए हैं वो अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पे कार्यक्रम का क्रियान्वयन इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं, छात्रों को अपने उत्तरदायित्व पूरे करने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। तो दोस्तों जो भी जिसका उत्तरदायित्व होता है उसी के अकॉर्डिंग ही वो अपने ज्ञान में वृद्धि करता है और इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। एक तरह से ये जो ज्ञान है, चूंकि छात्र कहीं ना कहीं क्रिया के माध्यम से सीख रहे हैं, खोज के माध्यम से सीख रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं तर्क है और बौद्धिक क्षमता का भी प्रयोग हो रहा है। तो एक तरह से ये जो ज्ञान होगा वो अस्थायी होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ करके सीखने का कार्य हो रहा है। शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहन देता है, उनके कार्यों का निरीक्षण करता है और प्रोजेक्ट में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी कर सकता है। तो दोस्तों ये जो भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन होगा उसमें शिक्षक के माध्यम से छात्रों को निर्देश भी दिया जाएगा और जो भी छात्र अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभाएंगे उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा और उनके कार्यों का निरीक्षण भी किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जाएगा। अगर किसी का कार्य सही नहीं है तो उसमें उनके कार्य में जो भी कमियां हैं उसको संशोधित करने के लिए भी कहा जाएगा। अब हम देखें नंबर 4 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका मूल्यांकन। योजना पूर्ण होने के बाद शिक्षक एवं छात्र मिलकर मूल्यांकन करते हैं। प्रोजेक्ट के उद्देश्य के आधार पर प्रोजेक्ट की सफलता व असफलता पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आप इसमें देखिए 4 ही पॉइंट हैं। पहला क्या है, प्रोजेक्ट का चयन करना, दूसरा रूपरेखा तैयार करना, तीसरा कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना और चौथा है मूल्यांकन करना। जो भी कार्य जो भी उत्तरदायित्व शिक्षक के माध्यम से छात्रों को सौंपे गए थे, अब चौथे पॉइंट में उसका मूल्यांकन है। तो योजना के पूर्ण होने के बाद शिक्षक एवं छात्र मिलकर मूल्यांकन करते हैं। प्रोजेक्ट के उद्देश्य के आधार पर प्रोजेक्ट की सफलता व असफलता पर विचार किया जाता है। समय समय पर छात्र अपने अपने कार्य पर विचार करते हैं और की गई गलतियों को ठीक करते हैं और उपयोगी ज्ञान की पुनरावृत्ति करते हैं। तो जो भी छात्र जिसको जो उत्तरदायित्व मिला था, अगर उन्होंने कुछ भी कमियां उसमें की हैं तो वो अपनी गलतियों को सुधारते हैं और साथ ही उपयोगी ज्ञान की पुनरावृत्ति करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी ज्ञान उपयुक्त है उसको वो अपने अधिगम में समाहित करते हैं। एक तरह से वो चीज़ें करके वो सीख रहे हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रोजेक्ट की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट की विशेषताएं नंबर 1 पे है, छात्र अपने उद्देश्यों को समझता है और पूरा करता है। नंबर 1 पे है, इसकी क्या विशेषता होती है, चूंकि यहाँ पे शिक्षक के माध्यम से छात्रों को उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं तो छात्र अपने उत्तरदायित्व को समझता है, उसके जो भी उद्देश्य हैं उसको समझता है और उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है। नंबर 2 पर हम देखें, छात्रों में धैर्य, संतोष तथा आत्मसंतुष्टि के भाव प्रकट होते हैं। चूंकि यहाँ पर छात्र स्वयं से अपने विचारों के माध्यम से करके सीखने का प्रयत्न करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पेशेंस है, उसके अंदर संतोष भी है और साथ ही आत्मसंतुष्टि है। वो खुद को जो भी कार्य कर रहा है उसमें संतुष्ट है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक जो भी उत्तरदायित्व अपने छात्रों को सौंपता है वो उनके रुचि के अनुसार सौंपता है। तो कहीं ना कहीं जब वो रुचि के अनुसार कार्य करते हैं तो उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है।
अब यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर छात्र पूरी योजना में सक्रिय रहता है, और यहाँ पर चूंकि करके सीखने की बात होती है तो जो छात्र हैं वो सक्रिय होते हैं। नंबर 4 पर हम देखें यह स्वयं करके सीखने पर आधारित है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ छात्र स्वयं करके सीखते हैं। नंबर 5 पर हम देखें यह विभिन्न विषयों के सहयोग से स्थापित होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके पहले जब हम देख रहे थे भूगोल का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक विषय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो विभिन्न विषयों के सहयोग से ही ये स्थापित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है और अन्य विषयों के साथ इसका संबंध भी है। तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रत्येक विषयों के साथ सहयोग होता है। तो ये सहयोग छात्र किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से हम भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, किस तरह से सहयोग प्राप्त करते हैं। नंबर 6 पर हम देखें इसमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के कार्य छात्रों को करने पड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप श्रम के प्रति उनमें निष्ठा जागृत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी छात्र होते हैं वो अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर निष्ठा जागृत होती है। एक तरह से वो अपने कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं, उनके अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं, फर्म डिटरमाइंड इन्हें हम कहते हैं, कि कहीं ना कहीं वो खुद को समर्पित भाव से कार्य के प्रति निष्ठावान पाते हैं। अब हम देखें यहाँ पर नंबर 7 है, इसके द्वारा प्राप्त स्थायी ज्ञान जो होता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी छात्र हैं वो करके सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी वो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो अस्थायी होगा। और नंबर 8 पर हम देखें छात्र स्वयं चिंतन करके पढ़ते हैं और कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक के माध्यम से छात्रों को स्वतंत्र रूप से विचार करने के लिए, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छूट दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो भी छात्र हैं वो स्वयं से चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं और कार्य करते हैं। यहाँ पर 8 पॉइंट हो चुका है दोस्तों। अब हम देखें 9 पॉइंट पर, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो दोस्तों ये जो विधि है ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें तर्क छिपा हुआ है, इसमें विज्ञान की खोज छिपी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो होगी वो मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आएगी, जिसमें छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान शिक्षक रख रहा है, उनकी आवश्यकता का भी ध्यान रख रहा है, उनकी क्षमता का भी ध्यान रख रहा है, उनके स्तर का भी ध्यान रख रहा है। तो ये एक तरह से ये जो विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। जो भी उत्तरदायित्व शिक्षक सौंप रहा है वो उनकी क्षमता के अनुरूप ही सौंप रहा है। अब हम देखिए नंबर यहाँ पे 9 तक हो चुका है। यहाँ पे अब देखिए प्रोजेक्ट विधि के दोष क्या हैं, इसके विषय में हम देख लें। तो विशेषताएं इसके पहले हमने देखी है 9 पॉइंट तक। अब दोस्तों इसके दोष क्या होते हैं, इसमें ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शिक्षक छात्रों को निष्पक्ष रूप से और साथ ही स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहता है। तो कहीं ना कहीं छात्रों को अभी पूरी तरह से ये नहीं पता होता है कि उन्हें किस तरह से सीरियल वाइज अपने ज्ञान को बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रमबद्धता होती है ये मेंटेन नहीं हो पाती, ये इसका दोष हो जाता है। नंबर 2 पर हम देखें इसमें वास्तविक सिद्धांतों का सही ज्ञान नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं जो वास्तविक सिद्धांत है, चूँकि छात्र स्वयं क्रिया करके सीखता है, तो जो वास्तविक सिद्धांत है जो शिक्षक के माध्यम से यहाँ पे करवाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। यहाँ पर 3 हम देखें इसमें शिक्षक को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो क्योंकि यहाँ पे शिक्षक केवल दिशा निर्देश का कार्य करता है, सारे जो भी खोज और जो भी उत्तरदायित्व होता है वो सबसे ज़्यादा छात्रों का होता है। तो एक तरह से यहाँ पर शिक्षक को अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है। नंबर 4 पर हम देखें ये अनुभवहीन शिक्षकों के लिए कठिनाई पैदा करता है, एक तरह से कठिनाई पैदा करता है यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एक्सपीरियंस टीचर की आवश्यकता है इसके लिए, क्योंकि जो बिना एक्सपीरियंस के कोई भी टीचर इस प्रोजेक्ट कार्य को नहीं करा सकता, क्योंकि उसे जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा वो अपने छात्रों को ना ही सही ढंग से उत्तरदायित्व दे पाएगा, ना ही सही ढंग से दिशा निर्देश दे पाएगा। तो दोस्तों ये हो गया 4। नंबर 5 पर हम देखें यह कक्षा शिक्षण में अधिक समय लेती है। तो दोस्तों ये जो विधि है ये कक्षा शिक्षण में अधिक समय लेती है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों को शिक्षक दिशा निर्देश तो देता है, लेकिन यहाँ पर छात्र स्वयं से करके सीखने में काफ़ी समय लगाते हैं।
और नंबर 6 पर हम देखें निश्चित पाठ्यक्रम को इस नीति से पूरा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जो निश्चित पाठ्यक्रम है, यहाँ पर अगर शिक्षक छात्रों को निर्देश ही देगा और समय काफ़ी इसमें लॉस होता है, तो जिसकी वजह से जो भी पाठ्यक्रम है वो कहीं पीछे रह जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे पाठ्यक्रम समय के हिसाब से पूरा नहीं हो पाएगा। तो निश्चित पाठ्यक्रम को इस नीति से पूरा नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सार्थक है। नंबर 7 पर हम देखें यह अधिक व्यय साध्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें नंबर 7 पर क्या कह रहे हैं कि ये अधिक व्यय साध्य है। कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को तैयार करने में काफ़ी धन भी खर्च होता है। जहाँ पर मॉडल की बात होती है तो एक तरह से ये काफ़ी इसमें धन खर्च होने की वजह से ये काफ़ी अधिक खर्चीला प्रोजेक्ट विधि है, ये इसका दोष है। चूँकि दोस्तों हर किसी की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती है, तो इसलिए ये इसका दोष हो जाता है। अब हम देखिए इसमें सुझाव क्या है। इसमें सुझाव देख लेते हैं। नंबर 4 पॉइंट तक ही केवल सुझाव है। पहला, इसमें प्रोजेक्ट में सभी छात्रों को यथा योग्य उत्तरदायित्व देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सुझाव क्या होता है कि चूंकि इसमें अगर हम इसके पहले देखे थे कि इसमें एक्सपीरियंस टीचर की ज़रूरत होती है, तो अगर एक एक्सपीरियंस टीचर नहीं है तो उसमें सुझाव क्या क्या होने चाहिए कि उसको सबसे पहले छात्रों के यथा योग्य उत्तरदायित्व देना चाहिए। तो जब भी कोई चूँकि हर शिक्षक कभी ना कभी नया होता है, तो अगर कोई न्यू शिक्षक है तो उसके लिए कुछ सुझाव इसमें है कि जब यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट कार्य एक शिक्षक के माध्यम से छात्रों को करवाया जाए तो वहाँ पर सबसे पहले उसकी योग्यता को देखा जाए, उसकी क्षमता और उसकी रुचि को देखा जाए, उसी के आधार पर ही उसके उत्तरदायित्व को सौंपा जाए। और नंबर 2 पर हम देखें छात्रों को विचार विमर्श की खुली छूट होनी चाहिए। और यहाँ पर जो भी छात्र हैं उन्हें अपने विचारों को एक दूसरे के साथ व्यक्त करने की खुली छूट होनी चाहिए, एक तरह से उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। नंबर 3 पर हम देखें प्रोजेक्ट के निश्चित उद्देश्य होने चाहिए और जो भी प्रोजेक्ट कार्य करवाया जा रहा है उसका एक निश्चित उद्देश्य हो, उस उद्देश्य को पूरा करना है। और नंबर 4 पर हम देखें प्रत्येक आंकड़े का लिखित आलेख अवश्य होना चाहिए और जो भी आंकड़े शिक्षक के निर्देशन में छात्र कलेक्ट कर रहे हैं उसको लिखित आलेख के रूप में अवश्य रखना चाहिए। तो ये सारे दोस्तों यहाँ पे सुझाव हैं। तो आशा करती हूँ कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और साथ ही वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।